हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम फर्स्ट फ्लाइट से। फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और चलिए, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मतलब आपको पता है, स्नो मीन्स होता है बर्फ, और डस्ट मतलब होता है धूल। तो डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा गया है? क्योंकि एक बर्फ होती है जो जमी है, हार्ड हार्ड होती है, और एक होती है जो सॉफ्ट स्नो। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्नो के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि पोएम में क्या बताया गया है। वैसे तो पोएम आपकी मुश्किल से 8 लाइन की पोएम है, और इसका मीनिंग ये बहुत ही सिंपल वे में भी लिखा गया है। लेकिन इस पोएम की जो मीनिंग है वो थोड़ी डीप मीनिंग भी है और सिंपल मीनिंग। तो सबसे पहले हम सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो जब सबसे पहले पोएम को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि द वे अ क्रो, मतलब कि क्रो, अब यहाँ पे जो क्रो है वो एक क्रो आप जानते हो, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक हमेशा हम जानते हैं कि ब्लैक को हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है, निगेटिव कॉन्सेप्ट में लिया जाता है। और हेमलॉक ट्री को भी अक्सर हम लिटरेचर में इसको हम निगेटिव पॉइंट से ही लेते हैं, निगेटिव कॉन्सेप्ट ही रहता है इसका। तो यहाँ पे राइटर क्रो और हेमलॉक को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं और बता रहे हैं कि द वे अ क्रो, मतलब ये जो क्रो है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो द अब एक कोई अब यहाँ पे जो सिंपल मीनिंग है वो राइटर पोएट कहते हैं कि जो ये क्रो है वो शायद किसी हेमलॉक ट्री पे बैठा है। हेमलॉक ट्री मतलब जहाँ पे ये अक्सर साउथ अमेरिका वगैरह में शायद पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। हेमलॉक ट्री हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। तो हेमलॉक ट्री पे शायद एक क्रो आके बैठता है। एंड शूक डाउन ऑन मी, और शूक डाउन मतलब हिलाकर गिराना। शूक डाउन मतलब उसने हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब उसने हिलाकर मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ का धूल है वो मेरे ऊपर गिरा दिया। हैज़ गिवन माई हर्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो हैज़ गिवन माई हर्ट मतलब इस जो बर्फ गिरी हेमलॉक ट्री से, उसने हैज़ गिवन माई हर्ट मतलब उसने मेरे हर्ट को चेंज ऑफ मूड, मेरे हर्ट को चेंज कर दिया। अब हर्ट को चेंज नहीं कर सकते, मतलब हर्ट का जो मूड था या हर्ट जो सैड था वो थोड़ा हैप्पीनेस फील करने लगा। तो चेंज ऑफ मूड, और जो मेरा मूड था वो चेंज हो गया। मतलब मेरे जो बिहेवियर मेरा था, जो मूड था, जो मैं अभी सैड था, होपलेस था, वो मेरा चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड मतलब कि पूरे दिन जो मैं ये फील करता रहा कि मेरा दिन बहुत ही होपलेस था, सैड था। और जैसे ही स्क्रो ने मेरे ऊपर स्नो गिराया, मेरा मूड चेंज हो गया, और जो मेरा दिन मुझे लग रहा था कि ख़राब जा रहा है वो मेरा दिन अच्छा हो गया, मेरा मूड अच्छा हो गया। तो ये सिंपल मीनिंग हमने समझ ली। तो अभी हम ये समझ रहे थे कि द वे अ क्रो मतलब कि अब यहाँ पे जो क्रो था, हेमलॉक ट्री था, वो नेगेटिव एस्पेक्ट था। लेकिन स्नो जो है वो एक वाइट कॉन्सेप्ट ले रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव को दोनों को एक साथ में यूज़ किया गया है। तो जो क्रो है उसने स्नो मतलब एक पॉजिटिव चीज़ मेरे ऊपर थ्रो की, नेचर के द्वारा थ्रो किया। एंड जो मेरा हर्ट था, मेरा मूड था, जो मेरा होपलेस था, वो चेंज हो गया। तो अभी जो फर्स्ट पैरा था उसमें जो राइटर्स जो पोएट थे शायद वो होपलेस थे, उदास थे। लेकिन यहाँ पे उनका जो होपलेस शो करता है, और ये सेकंड पैरा में वो क्या लेता है कि होपफुल हो जाते हैं, मतलब वो थोड़े खुश फील करते हैं, उनका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि जो ये अब हम इसकी डीप मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक को है, इसको नेगेटिव इसलिए मैंने बोला था कि नेगेटिव इसलिए कहा गया कि क्रो को या हेमलॉक को हमेशा हम डेथ, डिके या डेंजर के रूप में प्रकट करते हैं। मतलब कि जब भी हमें कुछ लिटरेचर में डेथ या होपलेस या उदासी वाली चीज़ें शो करनी होती हैं तो हम ब्लैक कलर से या हेमलॉक से या क्रो से शो करते हैं। और जब हम वाइट का करते हैं तो हम पॉजिटिविटी, यानी कि जब हम ब्लैक या कुछ इस तरीके की चीज़ों का को हम अपने लिटरेचर में ऐड करते हैं, बताते हैं, तो वहाँ पे हम नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं। और जैसे ही हम वाइट चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चीज़ हो जाता है। तो पोएट ने पहले जो हमारा ये पोएम था 4 लाइन का, इसमें उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट को लिया था, और लास्ट में 4 लाइन है जो वो
पॉजिटिव मूड में हो गया है। तो यानी कि जो पहला टोन था वो नेगेटिव था और लास्ट में उन्होंने होपफुल टोन को यूज़ किया है। तो चलते हैं उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो इसका जो गहरी मीनिंग है, डीप मीनिंग है, वो ये है कि एक जो नेचर है वो हमारे मूड को, मतलब कि हाँ, एक पॉजिटिविटी जो नेचर की है वो हमारे किसी भी जो सैडनेस है, उदासी है, ये सब चीज़ों को चेंज कर सकती है और हम इस उदासी को महसूस, मतलब कि हम नेचर में जाके इस चीज़ों को भूल सकते हैं, अपनी उदासी को भूल सकते हैं, अपने जो होपलेसनेस है उसको हम भूल सकते हैं। और अब आगे चलते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं। वैसे एक और बात करा जाए, अभी जो इसमें जो डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएम ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो इनिशियली वो क्या करते हैं कि जो फीलिंग है, मतलब वो अपनी जो फीलिंग है वो क्या दिखाते हैं कि वो बहुत सैड हैं, डाउन हैं, और मतलब कि वो ट्रबल में है, परेशान हैं, लेकिन लास्ट में वो जो उनका आफ्टर क्या हो जाता है, उस पोएम में क्या चेंज हो जाता है, वो होपफुल हो जाते हैं। तो मतलब कि पहले वो सैड रहते हैं और बाद में होपफुल हो जाते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है, उनका हार्ट चेंज हो जाता है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है और इसकी लेकिन मीनिंग इसकी गहरी है कि यानी कि अगर हम उदास हैं, दुखी हैं, तो अगर हम नेचर के पास जाते हैं, नेचर के नियर बाई जाते हैं, नज़दीक जाते हैं, उसको फील करते हैं, तो हम अपने उदासी को भुला सकते हैं और अपने होप गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं ज़रा पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले ये स्नो है, ये स्नो को, क्रो को, ये स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, इस सब को हमने, या हेमलॉक ट्री, इसको क्या एज नहीं यूज़ किया गया, एज लाइक करके ना किया गया, लेकिन इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में यूज़ किया गया है, तो हम इसको कहेंगे मेटाफर है। इसके अलावा जो हमारा पर्सोनिफिकेशन, स्नो, क्रो, यहाँ पे क्रो को पर्सोनिफाई किया गया है कि ऐसे लगता है कि कौवे ने जानबूझकर डाली को हिलाया है और हमारे ऊपर डस्ट गिराया है, मतलब राइटर के ऊपर डस्ट गिराया है। तो यहाँ पे क्रो को एक पर्सोनिफाई किया गया है कि कौवा जानबूझकर जो उस हेमलॉक ट्री को हो सूख करता, हिलाता है और वो स्नो को गिराता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। इसी तरीके से इंजैममेंट भी है। आप यहाँ पे देखो कि क्रो, जब हमने बहुत बार पोएम में बताया है, आप वैसे तो हम क्लास 10th की ये पोएम फर्स्ट बार आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझो कि जब भी पोएम को बिना कॉमा या फुल स्टॉप के दूसरी लाइन में हम जाते हैं तो उसको इंजैममेंट कहते हैं। इसी तरीके से जब एक ही लेटर का रिपीटिशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कॉन्सोनेंट लेटर का, जैसे एंड, सेव्ड, फिर है डे, हैड, रूट, तो यहाँ पे डी जो लेटर है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिटरेशन। तो आपने समझ गए, यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है, इंजैममेंट है और पर्सोनिफाई किया गया है। और अब राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पे क्रो, स्नो, तो ये हो गया ए, मी और ट्री, तो हो गया ए बी, समझ रहे हो, क्रो, स्नो, ए, और ये क्या है, मी, ट्री, यानी कि बी, ए बी। इसी तरीके से हर्ट, पार्ट, मूड, रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, डी एंड डी। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा स्टूडेंट। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता।